नमस्कार, उत्तराखंड न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं देहरादून की खबर के साथ। देहरादून में कांग्रेस अपने संविधान बचाओ और लोकतंत्र बचाओ अभियान का विस्तार करने जा रही है। बता दें आपको कि उत्तराखंड में सबसे पहले राजधानी देहरादून से संविधान बचाओ रैली का आगाज किया गया। अब कांग्रेस इस अभियान को और आगे बढ़ाएगी। ब्लॉक स्तर पर भी इस अभियान को लेकर जाया जाएगा, बल्कि अभियान के अंतिम स्तर पर घर घर संपर्क अभियान चलाया जाएगा। इसको लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि संविधान बचाओ रैली की शुरुआत में हमने देहरादून से ही इसकी शुरुआत की है, जिसमें सचिन पायलट, गुरदीप सप्पल और सभी वरिष्ठ नेता मौजूद थे और सभी 70 विधानसभा और जिला मुख्यालयों के स्तर पर ये होगी। और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि हालात ऐसे बदले कि ऐसी सरकार आई जिससे सवाल करने वाले पत्रकारों की नौकरियां खाई। इनके राज में बेटियां असुरक्षित हैं, किसानों को पूछने वाला कोई नहीं है, राष्ट्र की सीमाएं खतरे में हैं, अर्थव्यवस्था चौपट है। ऐसे में संविधान ही है जो देश को बचा सकता है। इसीलिए हम संविधान बचाओ कार्यक्रम कर रहे हैं और हम घर घर जाकर जनता से ये बात कर रहे हैं, जनता तक ये बात पहुंचाएंगे कि इसमें हम सेना और उनके त्याग को भी सलाम करेंगे और सैनिकों के परिवारजनों को सम्मानित करेंगे। असल में संविधान के संग खिलवाड़ हो रहा है। इसमें जो हालात हैं, पत्रकार परेशान। मैक्सिमम जो पत्रकार पहले इस बात के लिए जाने जाते थे कि जिसकी सरकार है उसकी कमियों को पत्रकार दिखाते थे, उसको एक अंकुश माना जाता था, क्योंकि चौथा स्तंभ था वो कार्यपालिका को, न्यायपालिका और हम लोगों को कंट्रोल करने का काम प्रेस या मीडिया करता था। हालात बदले, एक ऐसी सरकार आई जिसने उन सभी शीर्ष में बैठे हुए पत्रकारों की नौकरियां खाली जो सरकार के खिलाफ या सरकार के ताकतवर लोगों के खिलाफ आवाज उठाते थे। तो इसलिए आवश्यकता पड़ी कि हम संविधान बचाओ के हम कार्यक्रम कर रहे हैं। इसमें हम सेना के अदम्य साहस और उनके त्याग को भी सलाम करेंगे। इसमें पूर्व सैनिकों को और सैनिकों के परिवारों को सम्मानित करने का काम करेंगे। हम इसी कार्यक्रम में संविधान के साथ साथ सैनिकों के सम्मान के साथ साथ हम अन्य कुछ प्रोग्राम भी हम इसमें इंक्लूड कर रहे हैं, जिसमें हमारे लोकतंत्र को बचाने की बात भी है। तो ये कार्यक्रम चलेगा। और ज्यादा जानकारी देने के लिए सतीश कोठारी हमारे संवाददाता फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। सतीश, जानना चाहेंगे, संविधान बचाओ रैली निकालने के लिए ये अभियान छेड़ दिया है कांग्रेस पार्टी ने, क्या इसका मकसद बताया जा रहा है? क्योंकि कांग्रेस पार्टी कह रही है कि संविधान ही बच गया है बस बचाने के लिए, और उसको हम घर घर तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। किस तरह का माहौल अभी फिलहाल बनता हुआ दिखाई दे रहा है कांग्रेस के जरिए? देखिए, मैं बात कर रहा हूँ कांग्रेस की, तो कांग्रेस लगातार संविधान को लेकर रैलियां कर रहा है। संविधान बचाओ रैली अभी कुछ दिन पहले जो है देहरादून में बहुत बड़ी जनसभा करी थी कांग्रेस ने, और कांग्रेस ने जो है मैं उस समय केंद्र के नेता और राज्य के सभी जितने भी बड़े नेता हैं वो मंच पे थे, और सभी ने खास के विधानसभा, हर विधानसभा वाइज जो है संविधान बचाओ रैली निकालेंगे। जिस तरीके से लोग लगातार कांग्रेस पे आरोप लगा रहे हैं, भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, लगातार महिला उत्पीड़न के आरोप लगा रहे हैं, और लगातार जिस तरीके से संविधान से छेड़छाड़ का आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस, उसको लेकर लगातार जो है कांग्रेस अब हर विधानसभा क्षेत्र में जाके, हर मंडल में जाके जो है ये जनसभा करेगी और कहेगी आने वाले 27 के लिए जो है तैयारियां कर रही है कांग्रेस, क्योंकि 27 में जो है चुनाव होना है और 27 को लेकर बहुत ज्यादा सजग देखने को मिल रही है कांग्रेस। अब देखना ये है कि कितना कारगर साबित हो पाती है और कितना कर पाती है कांग्रेस, वो तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन कांग्रेस ने जो है कमर कस ली है, पूरे उससे जो है लगी है कांग्रेस, तन मन से लगी हुई है कांग्रेस कि किस तरीके से, किसी भी तरीके से जो है 27 में उत्तराखंड चुनाव जीता जाए। जी, बहुत शुक्रिया सतीश, इस खबर पर अपडेट देने के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। वहीं अगली खबर का रुख करते हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में वक्फ सुधार जन जागरण अभियान चला रही है। इसके तहत बीजेपी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता अल्पसंख्यक प्रबुद्ध
संवाद कार्यक्रम के जरिए मुस्लिम समाज को जागरूक कर रहे हैं। रुद्रप्रयाग जिले में आयोजित कार्यक्रम में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, बीजेपी महिला प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष व केदारनाथ की विधायक आशा नौटियाल सहित पार्टी के तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। बता दें कि महेंद्र भट्ट ने कहा है कि सरकार सभी धर्म, संप्रदाय और लोगों को साथ लेकर देश और प्रदेश के चौमुखी विकास के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि वक्फ अधिनियम में संशोधन का मुख्य उद्देश्य वक्फ प्रबंधन में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि पहले मनमाने तरीके से संपत्तियों का अधिग्रहण किया जाता था और अब वह नहीं होगा। साथ ही सभी लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता भी बनी रहेगी। प्रकार से वक्फ का कानून बना है, उसमें अब ये निश्चित कर दिया गया है कि वक्फ की जितनी संपत्ति है, जिस उद्देश्य से वो संपत्ति अर्जित होती है, उस उद्देश्य का पालन हो सके। जो गरीब मुस्लिम तबका है, पसमानदा समाज है, उसको उस संपत्ति का हिस्सा मिले। पहली बार वक्फ के संशोधन में 2 मुस्लिम बहनों को भी सदस्य के रूप में नामित रखा जाएगा। तो स्वाभाविक रूप से वक्फ का उद्भव था गरीब तबके की बहनों के लिए, गरीब तबके की जो बेसहारा महिलाएं, उनको उसका एक अंश मिलना चाहिए। वो अंश लंबे समय से मिलता नहीं था और होता क्या था कि वक्फ की सारी संपत्ति धनाढ्य लोगों में खुर्द-बुर्द की जाती थी। अब वो कानून के दायरे में आ गया है। इस बात को लेकर हम संपूर्ण देश के अंदर दूर दराज के क्षेत्रों तक हम विषय को आगे बढ़ा रहे हैं और मैं दावे से कह सकता हूँ एक ऐसा जागरूक देश के अंदर खड़ा होगा। सतीश कोठारी ज्यादा जानकारी के साथ सीधे हमारे साथ हमारे संवाददाता फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। सतीश, जानना चाहेंगे आपसे कि बीजेपी ने चलाया है वक्फ सुधार जन जागरण अभियान, इसका मकसद, इसका उद्देश्य क्या बताया जा रहा है? देखो, वक्फ बोर्ड में जो बिल पास हुआ, जो केंद्र ने वक्फ के संपत्ति को लेकर जो बिल पास किया है, हर जो ये संपत्ति के मामले में जो अवैध जो वक्फ की संपत्ति थी या जो लोगों ने कब्जा कर रखा था, उसको लेकर जिस तरीके से वक्फ संशोधन कानून बिल जो है केंद्र में पास हुआ, उसको लेकर अब प्रदेश की सरकार जगह जगह जो है हर विधानसभा क्षेत्र में, हम जिला वाइज, हर मंडल वाइज वो जनसभाएं कर रही है और वहाँ वक्फ बिल सुधार संशोधन को लेकर हर जगह जा रही है और वहां पे बता रही है कि क्या इसमें कमियां थी और क्या सुधार हुआ और किस तरीके से इसमें अमेंडमेंट लाया गया और क्या फायदा होगा। इसको लेकर जो है जो भाजपा सरकार है वो हर जगह, हर विधानसभा, हर जहां भी, तो हल चाहे वो मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र है नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है, बल्कि उनका ये है कि हर जो है विधानसभा क्षेत्र में जाया जाए और चाहे वहाँ मुमकिन 2% रहते हों, लेकिन हर जगह जाया जाए, हर जगह से पता लगे कि क्या सुधार किया है और क्या फायदे होंगे और क्या नुकसान होगा, क्या नुकसान था इस बिल से और क्या सुधार हुआ इसमें और किस तरीके से जो है ये आगे बढ़ेगा। जी, बहुत शुक्रिया इस खबर पर अपडेट देने के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। और आपको बता दें कि उत्तराखंड में चारधाम यात्रा चल रही है और इस पूरे मसले पर जब पहलगाम का बदला लिया गया, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के बाद चारों धामों की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुसकर 9 आतंकियों के ठिकानों को ऑपरेशन सिंदूर के तहत नष्ट कर दिया। कई आतंकी इस हमले में मारे गए। इसको देखते हुए उत्तराखंड में चल रही चारधाम यात्रा यानी कि इस हमले में आपको बता दें कि चारधाम यात्रा में सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। उत्तराखंड सरकार में राज्य मंत्री मधु भट्ट ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद चारों धामों में सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी हमारी है और उसे देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी धामों में सुरक्षा को और चाक चौबंद कर दिया है। चार धाम में आने वाले सभी श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बिल्कुल देखिए ऑपरेशन सिंदूर के बाद यहाँ पे क्योंकि चारों धामों के हमारे कपाट खुल चुके हैं और यहाँ पे लाखों श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने बिल्कुल सेनाओं को
सजग करते हुए उनकी किसी भी प्रकार के जो हमारे श्रद्धालु आ रहे हैं उनको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। और साथ में क्योंकि बॉर्डर सिक्योरिटी जो फ़ोर्स है हमारी वो तैनात है, किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना ना होने पाए, इसके लिए पूरे चौबंद और शासन प्रशासन की उसमें पूरी तैयारियाँ कर ली गई हैं और किसी भी श्रद्धालु को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। सतीश कोठारी ज्यादा जानकारी के साथ सीधे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सतीश, जानना चाहेंगे आपसे कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद जो ऑपरेशन सिंदूर किया गया, उसके बाद चारों धामों की सुरक्षा को बढ़ाने की बात की जा रही है, क्या कुछ जानकारी है आपके पास सतीश? देखिए, मैं बात करूं चार धाम यात्रा को लेकर, तो चार धाम यात्रा को लेकर पहले ही से लगातार मीटिंग ही चल रही थी। यात्रा सुरक्षा को लेकर, सुरक्षा व्यवस्था लेकर, जब से पहलगाम हमला हुआ था तो तब से लेकर और अब तक लगातार सुरक्षा व्यवस्था में बिल्कुल चाक चौबंद की बात चल रही थी। और जिस तरीके से अब जो कल ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसको लेकर जब वो तनातनी उसके बाद ज्यादा बढ़ी, तो उस तब से लेकर अब कल से लगातार मॉक ड्रिल हो रही है। जिस तरीके से लगातार बातें वो कर रही, सुरक्षा को लेकर लगातार व्यवस्था ही चल रही है। सुरक्षा को लेकर लगातार जो है बात हो रही है, तो सुरक्षा को लेकर बिल्कुल हर जगह पर जो जहाँ भी यात्री पड़ाव ज्यादा है, जहाँ पे भी यात्रियों का ज्यादा, जैसे ऋषिकेश हुई, हरिद्वार की बात करूँ मैं, जैसे मैं बात करूँ ये विकास नगर के देहरादून की जो ये यात्री पड़ाव ज्यादा है, उन जगहों पे सुरक्षा को लेकर अच्छे खासे इंतजाम किए गए हैं। और जो है कहीं पे कोई चूक न हो, लगातार उत्तराखंड सरकार, शासन प्रशासन पूरी तरह से चौकन्ना है। जी सतीश, शुक्रिया इस खबर पर अपडेट देने के लिए। आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। और अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर भी देहरादून से आ रही है। बता दें आपको कि शहीद मेजर के नाम पर पार्क बना। साल 2019 में हुए जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकी हमले में 44 जवान शहीद हुए थे और 2 दिन बाद उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के रहने वाले मेजर चित्रेश बिष्ट बम डिफ्यूज करते वक्त शहीद हो गए थे। देहरादून के धर्मपुर में शहीद मेजर चित्रेश बिष्ट पार्क का उद्घाटन किया गया। शहीद मेजर के नाम से देहरादून नगर निगम ने पार्क विकसित किया है, जहां पर उनके नाम से बने पार्क से लोगों को उनका योगदान पता चल पाएगा। वहीं पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से देश भर में रह रहे पाकिस्तानियों पर कार्रवाई की जा रही है। बता दें आपको कि उत्तराखंड में भी बांग्लादेशी और पाकिस्तानी नागरिकों पर एक्शन लिया जा रहा है। ऐसे में वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने बांग्लादेशी और पाकिस्तानी नागरिकों पर एक्शन को जायज बताया है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार ने जो फैसला लिया है, सभी लोग हम कार्रवाई पर प्रधानमंत्री के साथ है। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड अध्यक्ष ने पाकिस्तान पर कार्रवाई, रोहिंग्या और पाकिस्तानी नागरिकों को देश से वापस भेजे जाने का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि जो लोग इस विषय में राजनीति कर रहे हैं वे ठीक नहीं हैं। पूरा देश एक साथ है और पाकिस्तान पर कार्रवाई का समर्थन भी कर रहा है। उसके साथ साथ बांग्लादेश और पाकिस्तान नागरिकों जल्द से जल्द भारत से बाहर भेजा जा रहा है। क्या हमारे लोगों को, जिन निहत्थे लोगों के ऊपर ये जुल्म हुआ, नरसंहार हुआ, ऐसे लोगों के साथ क्या बात करने का मामला बैठता है? ये कहना कि इनको भेजा जा रहा है, इनकी तकलीफ दिखाई दे रही है, उस बच्चे की तकलीफ नहीं दिखाई दे रही है जिसके सामने उसके बाप की हत्या कर दी गई, उस बेटी की तकलीफ नहीं दिखाई दे रही है जिसके सामने उसे यतीम कर दिया गया। मैं ये कह रहा हूं कि हमें शर्म से डूब के मर जाना चाहिए ऐसा विरोध करने की हैसियत। जो सरकार का निर्णय होगा उसके साथ खड़े होंगे। जीना पड़ेगा तो इज्जत से जिएंगे। और इस तरह से अगर कोई बुजदिल हमारे घरों में आके हमारे बच्चों के ऊपर, हमारे भाई हमारी बहनों के ऊपर हमला करेगा, तो अगर इसके लिए, इस डर से कि कल को हमले हो जाएंगे, कल को हमारे ऊपर भी बम पड़ेंगे, हमारी भी जिंदगी जाएंगे, हम हर कुर्बानी देने के लिए तैयार। बात करते हैं उधम सिंह नगर की। उधम सिंह नगर में टैगोर की मूर्ति का अनावरण किया गया। बता दें आपको रुद्रपुर में रविंद्रनाथ टैगोर की मूर्ति का अनावरण किया। राष्ट्रगान के रचयिता और नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ
टैगोर की मूर्ति का ये अनावरण हुआ और साथ ही समाज सेवी सुब्रत विश्वास और बंगाली समाज के सहयोग से इसको किया गया। लेकिन ये स्थान पहले से विवादों में घिरा हुआ है। इससे पहले भी इसी स्थान पर रविंद्रनाथ टैगोर की मूर्ति स्थापित की गई थी, जिसे प्रशासन और जनप्रतिनिधियों द्वारा हटा दिया गया था। लेकिन इस बार रविंद्रनाथ टैगोर के जन्म दिवस के अवसर पर बंगाली समाज के प्रयासों से उनकी मूर्ति दोबारा स्थापित की गई। समाज सेवी सुब्रत विश्वास ने प्रशासन और जनप्रतिनिधियों पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि इस महान कवि और राष्ट्रीय गान के रचयिता का जन्मोत्सव कोई जनप्रतिनिधि नहीं मानता है। इसी उपेक्षा के चलते बंगाली समाज के युवाओं ने मिलकर ये कदम उठाया है। लेकिन सवाल ये है कि क्या इस मूर्ति को दोबारा हटाया जाएगा या नहीं। सुब्रत विश्वास ने चेतावनी दी है कि अगर मूर्ति को हटाया गया तो बंगाली समाज उग्र आंदोलन करेगा और वह स्वयं भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे। बहुत विगत कई वर्षों से यहाँ मूर्ति तोड़ के फेंक दिया गया था अराजक तत्वों से। आप देख भी सकते हैं पार्क की स्थिति ऐसी है कि यहाँ अतिक्रमण कर रखा है। यहाँ पर पूरा पार्क को तोड़ ताड़ के यहाँ पर रिपेयरिंग का काम चलता है। विभिन्न प्रकार के नशा वशा चल रहा है यहाँ पर। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी की मूर्ति विच्छित कर दिया गया था। बड़े दुख की बात है कि कई वर्षों से यहाँ पर भाजपा के नेताओं को और कांग्रेस के नेताओं को यहाँ दिखा नहीं कि यहाँ मूर्ति जो थी रविंद्रनाथ टैगोर की, जो हमारे राष्ट्र कवि, राष्ट्रगान के रचयिता और सबसे पहले नोबेल पुरस्कार भी है, जिनका सम्मान इस देश में एक बहुत बड़ा है, उपाधि बहुत बड़ा है, उनको दरकिनार कर और खासतौर से भाजपा की सरकार ने दरकिनार कर उनकी मूर्ति को नहीं लगाया। यहाँ पर बहुत कहीं ना कहीं अनादर है। इससे पता लगता है कि जो भाजपा है वो राष्ट्र कवि, राष्ट्रगीत रचयिता और नोबेल पुरस्कार रविंद्रनाथ टैगोर जी को नहीं मानते। और आज हमने यहाँ पार्क में बड़ी मुश्किल से यहाँ मूर्ति स्थापित की है। और अब खबर देहरादून से, जहां पर शहर में बढ़ते हुए अतिक्रमण को लेकर प्रशासन की तरफ से आपको बता दें कि नगर निगम ने शहर में बढ़ते अतिक्रमण के लिए अभियान चलाया है और नगर निगम अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत विशेष कार्रवाई करते हुए नजर आ रहा है। दरअसल निगम द्वारा 100 वार्ड के लिए 5 जेब्रा फोर्सेस तैनात की गई है, जो प्रत्येक वार्ड में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान करते हुए नजर आ रही है। नगर आयुक्त नमामि बंसल ने बताया कि इन जेब्रा फोर्स को सहायक नगर आयुक्त की अध्यक्षता में लीड किया जा रहा है। आपको बता दें कि अतिक्रमण हटाओ अभियान काफी वक्त से देहरादून में किया जा रहा है, हालांकि इसका कोई ठोस निराकरण अब तक नहीं हो पाया। अब नगर निगम का ये कदम कितना कारगर साबित होगा, ये वाकई देखना दिलचस्प जरूर होगा। फोर्सेस, जैसा कि बोर्ड में तय हुआ था कि इसको हम एक्टिवेटेड मोड में अतिक्रमण के लिए विशेष रूप से डेडिकेट करके एक टीम्स फॉर्म करेंगे। तो 5 जोन्स में 20-20 वार्ड्स में हमने एक टीम तैनात की है, जिसमें कि हमारे कर एवं राजस्व निरीक्षक हैं और उसमें एसएनए स्तर के अधिकारी हमारे जो सहायक नगर आयुक्त होते हैं उसको लीड कर रहे हैं। उनके साथ में पर्याप्त फोर्स देते हुए, होमगार्ड्स देते हुए उनको अभी मूवमेंट आज सुबह से उनका शुरू करा दिया गया है। 5 टीमें हमारी ग्राउंड पर हैं और लगातार अतिक्रमण हटाने के संबंध में जागरूकता भी क्रिएट कर रहे हैं, लोगों को बता भी रहे हैं, चालान भी काट रहे हैं और जितने भी अतिक्रमण के केसेस हैं उनमें तत्काल कार्रवाई भी की जा रही है। उसकी भी अपडेट हमारे पास लगातार बिफोर और आफ्टर पिक्स के रूप में आ रही है, जिसको हम आपको उपलब्ध करा देंगे। और अब बात पौड़ी से, बता दें आपको कि ये खबर पौड़ी की है, जहां पे एनआईसी कक्ष में बैठक का आयोजन किया गया। बता दें कि जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने आयोजित बैठक में मानसून सीजन को लेकर संबंधित विभागों की तैयारी की समीक्षा की है। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि आगामी 15 दिनों के भीतर जेसीबी, एम्बुलेंस और पेयजल टैंकर्स की रिपोर्ट प्रस्तुत करें। साथ ही उन्होंने मानसून अवधि के दौरान सभी अधिकारियों के अवकाश पर रोक लगा दी है। जिलाधिकारी ने कहा है कि बिना अनुमति मुख्यालय छोड़ने पर संबंधित अधिकारी की जवाबदेही पर तय की जाएगी। बैठक में जिलाधिकारी ने लोक निर्माण विभाग को सभी नालियों और स्कपर की सफाई कराने, जेसीबी मशीनें तैनात करने तथा अभियंताओं जैसी जेसीबी ऑपरेटर्स के मोबाइल नंबर्स का डेटा तैयार करने के निर्देश दिए। मानसून से पहले जो हमारी प्रिपेयर्डनेस को लेकर बैठक होनी है, तो आपदा प्रबंधन के उसमें हम लोगों ने एक बैठक आज आयोजित की थी और उसमें सारे विभागों को विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिसमें मेनली जो हमारे जेसीबी डिप्लॉयमेंट को लेके या कल्वर्ट्स और उनको खोले जाने को लेके, पीडब्ल्यूडी को या लैंडस्लाइड जोन जो हमारे आइडेंटिफाइड उन पे जेसीबी डिप्लॉय की जानी है, वो एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन है या डायरेक्शन है। सिमिलरली अगर सप्लाई की बात करें तो सप्लाई में हमारे फाफलंग एरिया में जो राशन डिस्ट्रीब्यूशन है उसको इंश्योर किया जाना है
प्रेग्नेंट महिलाओं को पहले से आइडेंटिफाई करके उन्हें उनकी सेफ डिलीवरीज को इंश्योर किया जाना है। वैक्सीनेशन का या पशुओं से संबंधित रोगों से के जो वैक्सीनेशन है उनके लिए भी डायरेक्शंस दिए गए। साथ ही आपदा प्रबंधन केंद्र को 24/7 चलाए जाने और श्रीनगर या लक्ष्मण झूला के जो लो लाइंग एरिया हैं या सबमर्जेंस वाले एरिया हैं वहाँ पे अलार्म्स और सायरन और उन सबको एक्टिव रखे जाने या उन्हें खाली करवाए जाने की प्रिपरेशन, इन सारी चीज़ों को लेकर मेरे द्वारा डायरेक्शंस दी गई। और अगली खबर का रुख करते हैं। बात देहरादून की एक बार फिर से करते हैं, क्योंकि देहरादून में बता दें आपको परीक्षा में मात्र एक छात्र फेल हुआ है। बताया ये जा रहा है कि नैनीताल के ओखलकांडा स्कूल में 10वीं कक्षा का एकमात्र छात्र परीक्षा में फेल हो गया है। जांच के दौरान पाया गया कि वे छात्र पढ़ाई में बहुत ज़्यादा कमज़ोर था और उसे विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की श्रेणी में रखा जा सकता था, लेकिन इस छात्र की शिक्षा का पर स्कूल प्रशासन और शिक्षकों ने ध्यान नहीं दिया। इस घटना के बाद उत्तराखंड के शिक्षा विभाग ने कड़ी कार्रवाई करने का फैसला लिया है। टीचर्स के 7 पद सैंक्शन है और 7 में से एक टीचर को कहीं अन्य आवश्यकता के अनुसार अटैच किया गया। 6 टीचर्स वहाँ पे कार्यरत हैं, लेकिन वहाँ पे वर्तमान में लगभग 12 बच्चे पढ़ते हैं उस हाई स्कूल में। मतलब हाई स्कूल तक है वो विद्यालय। तो वहाँ पे जो 12 बच्चे पढ़ते हैं उनसे भी जो बातचीत करी गई, जो 11 उपस्थित थे वहाँ पे जब जांच के लिए हमारे सीओ गए वहाँ पे, तो पाया गया कि उनका भी जो लेवल है पढ़ाई लिखाई का उतना अच्छा नहीं है और थोड़ी सी अनियमितता पाई गई, लापरवाही पाई गई है टीचर्स के स्तर पे भी। तो हमारे सीओ ने उसमें संस्तुति करी है। जो वहाँ पे टीचर्स पढ़ते हैं, जो टीचर्स पढ़ाते हैं, उनको प्रतिकूल प्रविष्टि देने के लिए इस ईयर के लिए, साथ ही जो वहाँ पे प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल का चार्ज जो है वो वहाँ के जो नियर बाय जो स्कूल है किसी अन्य स्कूल के प्रिंसिपल को दिया गया है और वहाँ के जो क्लरिकल स्टाफ है उसके खिलाफ भी जो है कार्रवाई करने की संस्तुति की गई है। तो इस तरह की कोई भी शिकायतें जब हमारे पास आती हैं तो उसका संज्ञान लिया जाता है और वहाँ पे जो भी नियमों के अंतर्गत जो विभागीय कार्रवाई है वो की जाती है। उत्तरकाशी जिले में सुबह आज हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया। बता दें आपको इसमें 6 लोगों की मौत हो गई है, जबकि एक घायल को एम्स ऋषिकेश रेफर कर दिया गया। हादसे में जो सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन के साथ ही आपदा प्रबंधन की टीम भी मौके पर रवाना हो गई। घटनास्थल पर पहुंचते ही टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर गंगनानी के पास एक हेलीकॉप्टर क्रैश होने की सूचना पर पुलिस, एसडीआरएफ, फायर, मेडिकल और अन्य आपदा राहत दल मौके पर पहुंचे। राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया। हेलीकॉप्टर एरोट्रांस कंपनी का था, जिसने सहस्त्रधारा हेलीपैड से हर्षिल के लिए उड़ान भरी थी। अगली खबर रुद्रपुर से, जहां पर उत्तराखंड बता दें आपको बॉडी बिल्डर चैंपियनशिप से जुड़ी हुई पूरी खबर है, जहां पर मोहित चोपड़ा ने रुद्रपुर में आयोजित एनपीसी उत्तराखंड बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीतकर उत्तराखंड का नाम रोशन किया। ये प्रतियोगिता उधम सिंह नगर में हुई थी और बताया भी जा रहा है कि इसमें उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, मुंबई और श्रीलंका आदि से खिलाड़ियों ने भाग लिया। प्रतियोगिता के दौरान मोहित चोपड़ा ने मेडिकल सुविधाओं की कमी, अतिरिक्त शुल्क वसूली पर आपत्ति जताई, जिसके बाद पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। प्रारंभ में प्रतियोगिता से बाहर कर दिया गया था और लेकिन अब पुलिस और आयोजकों के बीच समझौते के बाद उन्हें फिर से शामिल किया गया। और बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।